दोस्तों नमस्कार। आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे। नाम आपको अलग अलग मिल सकता है इसमें, कहीं आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, कहीं आपको राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी शक्तियाँ, या फिर आपको राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियाँ भी मिल सकता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम आज लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं कि विधायिका संबंधित शक्तियाँ, तो बाकी सारे शब्द सामान्य हैं, एक शब्द अलग से आया है जिसका नाम है विधायिका। ये विधायिका क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि विधायिका आखिर क्या है। ठीक है, देखिए साधारण शब्दों में बात करें, विधायिका का मतलब है संसद। और आप भी जानते हैं कि जो संसद का जिक्र है वो आर्टिकल 79 में किया हुआ है। आप जानते हो इस बात को अच्छे तरीके से। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ आपको, तो संसद के 3 अंग होते हैं। इस संसद के जो हैं 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक अंग आपका हो जाएगा लोकसभा, दूसरा अंग हो जाएगा आपका राज्यसभा, और तीसरा जो अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। ये 3 अंग हैं। आपसे पूछे कि संसद के सदन कितने हैं, तो आप कहोगे संसद के सदन 2 हैं। ये दोनों क्या हैं, संसद के सदन हैं। ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद में जो कानून बनता है, कानून बनने की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया आप जानते हो। कोई भी विधेयक या कोई बिल जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले उसको हम लोकसभा में लेके आएंगे, या हो सकता है राज्यसभा में लेके आएंगे। किसी भी एक सदन में लाया जाएगा, वो वहाँ से पास होगा, फिर वो जाएगा दूसरे सदन में। मान के चलो पहले वो लोकसभा से पास हुआ, फिर वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति देते हैं, उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, तो वो एक कानून बन जाएगा, वो एक बिल बन जाएगा। जो बिल था वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये विधायी प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है। हमें जो पढ़ना है, तो हमें इसी संसद से संबंधित, इस व्यवस्थापिका से संबंधित जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो हमें आज पढ़नी है। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं आर्टिकल को लेते हुए 1 बाय 1 करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति की एक शक्ति मैं आपको बताता हूँ। जो राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, एक आपकी है राज्यसभा और दूसरी तरफ आपकी है लोकसभा। तो राज्यसभा में जो कुल सदस्य होते हैं, वो कुल सदस्य होते हैं 245 होते हैं। देखिए, इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य तो होंगे निर्वाचित, और जो 12 सदस्य होते हैं वो होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। और मनोनीत कौन करेगा, मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। ये 12 सदस्य कौन होते हैं, ये 12 सदस्य वो होते हैं जो विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा, सोशल सर्विस, जो इन चारों में निपुण हो, जिन्होंने विशेष कार्य किए हों विज्ञान में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, समाज सेवा क्षेत्र में, उनको ऐसे अलग अलग फील्ड से टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2012 में सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था। आपके मन में प्रश्न ये उठना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर ना तो विज्ञान से है, ना साहित्य से है, ना कला से है, ना समाज सेवा से है। इसका केस भी इसके ऊपर चला था कि इसमें उल्लेखित किसी भी क्षेत्र से संबंध सचिन तेंदुलकर का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको राज्यसभा के लिए क्यों चुना गया। देखिए, संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया था कि ये 4 शब्द संविधान में मेंशन तो उन्होंने किए, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति उसको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ये सारी बातें, जो ये 12 सदस्य जो मनोनीत हो रहे हैं, ये सारा जो विवरण है वो आपका मिलता है अनुच्छेद 80 के सेकंड पार्ट में। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो राष्ट्रपति की पावर हुई। लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं 545, ये 545। इस 545 में से भी 543 तो होते हैं निर्वाचित, और जो 2 सदस्य होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। ये मैंने AI लिख दिया शॉर्ट में। ये एंग्लो इंडियन 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन अभी नहीं करता। ये आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333, ये 2 आर्टिकल संविधान से हमने हटा दिए हैं। 331 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को
लोकसभा में मनोनीत करेगा। आर्टिकल 333 में लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन सदस्य जो हैं वो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें भी मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन इनको हटा दिया, इन दोनों आर्टिकल्स को वर्तमान में क्या है, हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने संविधान का 104वां संशोधन किया। ये हमने 104वें संविधान संशोधन से इनको हमने क्या है, हटा दिया है। ये संशोधन हुआ था 2019 में। तो अभी हम लोकसभा की बात यहाँ ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने एक समझ विकसित करने के लिए आपको बताया है कि जिस प्रकार 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा के अंदर भी 2 सदस्य जो है मनोनीत होते थे। वो 2019 से पहले की बात है। 2019 में हमने संविधान के अंदर 104 नंबर का संशोधन किया और इनको हमने हटा दिया। अभी वर्तमान में मनोनीत नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 543 हैं लोकसभा के अंदर। ये बात समझ में आई? तो ये बात जो है राज्यसभा वाली जो मनोनीत सदस्य करने वाली जो बात है, 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, वो आर्टिकल 80 में ये बात मेंशन की हुई है। ये एक राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है क्योंकि संसद से संबंधित शक्तियां हैं ये। ठीक है, एक बात क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियाँ अर्थात संसद से संबद्ध शक्तियाँ, हो सकता है वो संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने की है, संसद के सदस्यों की अहर्ताएं रद्द करने की हैं, लोकसभा को भंग करने की है। कहने का मतलब राज्यसभा, लोकसभा और उनके अंदर की जो कार्रवाई हैं उनसे संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ होंगी। तो आपको जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जा रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो शक्ति समझ में आ गई। आर्टिकल 80 में उसका जिक्र है। एक और आप देखिए, अब आप देखिए अनुच्छेद, मैं बात करने वाला हूं अनुच्छेद 85 के बारे में। ये अनुच्छेद 85 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 85 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र या संसद का अधिवेशन बुला सकता है। लैंग्वेज जो आपको मिलती है उसमें मिलता है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है आर्टिकल 85 के तहत कि वो संसद का अधिवेशन अर्थात संसद की बैठक बुला सकता है। संसद की बैठक बुलाना या फिर आहूत करना, ठीक है, एक ही बात है। तो एक तो वो संसद का अधिवेशन बुला सकता है, एक वो सत्रावसान कर सकता है। शब्दों के ऊपर खास तौर पे आपको ध्यान देना है। और अवसान का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना। वो सत्रावसान कर सकता है, वो सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 85 में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात, वो संसद का अधिवेशन बुला सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि वो सत्र को समाप्ति की घोषणा कर सकता है। मान के चलो उसने कोई मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग जब बुलाई संसद की उसने, उस पर 3-4 दिन तक चर्चा हुई और वो चर्चा संपन्न हो चुकी है। जो मकसद था राष्ट्रपति का वो मीटिंग बुलाने का, वो मकसद पूरा हो चुका है। अब वो उस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा कर सकता है, उसको अवसान कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं सत्रावसान करना, सत्र का अवसान कर देना, सत्र समाप्ति की घोषणा कर देना। ये बात क्लियर हुई। एक और बात इसी आर्टिकल 85 में बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को वो विघटित कर सकता है। ये लोकसभा भंग करने का मतलब क्या है? लोकसभा भंग करने का मतलब ये है, मान के चलो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव होने के बाद में कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पाया, अर्थात सरकार बनाने में कोई भी दल समर्थ नहीं है, किसी का गठबंधन नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त सीटें उनको नहीं मिली हैं, तो राष्ट्रपति उस लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास में ये पावर है, ठीक है। एक ये बात हुई। या फिर इमरजेंसी हो, आपातकाल लग जाए, आपातकाल में राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए, तो आपातकाल की स्थिति में भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 85 में 3 बातें हैं सिंपल सी। एक तो वो संसद का अधिवेशन अर्थात बैठक बुला सकता है, एक वो, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि वो उस बैठक की समाप्ति की घोषणा कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। तीसरी बात, वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकता है। अब वापस से आपके सामने एक नया शब्द आया है, ये अभिभाषण क्या होता है? देखिए, अभिभाषण का मतलब है कि संसद में जब अधिवेशन होगा, संसद की जब बैठक होगी, राष्ट्रपति जब बैठक बुलाएगा, उस बैठक को संबोधित करने वाला एक भाषण, अर्थात उस अधिवेशन को, जो संसद का अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन को संबोधित करने वाला भाषण। ये जो भाषण है इसको तैयार किया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा, ठीक है।
आर्टिकल 86 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद का जब अधिवेशन बुलाएगा, जब वो बैठक बुलाएगा, तो उसमें वो अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण मतलब एक प्रकार का भाषण, उसको संबोधित कर सकता है, ठीक है, जिस विषय के लिए वो बुलाई गई है बैठक। एक बात तो ये क्लियर हुई। और उस अभिभाषण को, उस भाषण को तैयार कौन करेगा? उसको मंत्रिपरिषद तैयार करके देती है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 77 में ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। हालांकि ये बात अप्रत्यक्ष रूप से लिखी हुई थी, क्योंकि आर्टिकल 77 में स्पष्ट शब्दों में तो ये लिखा हुआ है कि संघ सरकार के जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आप ये जानते हो कि संघ सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद, सबसे बड़ी पावर मंत्रिपरिषद प्लस प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद ही वो अभिभाषण तैयार करके राष्ट्रपति को देगी। एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, एक आर्टिकल 86 में ये बात भी लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को संसद को एक प्रकार का संदेश भेजने का अधिकार है। किसका अधिकार है? संदेश भेजने का अधिकार। अब आप देख पा रहे हैं मैं हर जगह चर्चा संसद की कर रहा हूं, क्योंकि हमें पढ़नी भी कौन सी पावर है? हमें लेजिस्लेटिव पावर, विधायिका से संबंधित शक्तियां, संसद से संबंधित शक्तियां ही तो पढ़नी है इसमें, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत। संदेश किसी निलंबित विधेयक को लेकर के, मान के चलो कोई विधेयक है, कोई बिल आया और वो बिल लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस पेंडिंग पड़े हुए बिल की जानकारी लेने के संदर्भ में राष्ट्रपति मैसेज भेज सकता है संसद को कि इस बिल के ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है, इसको पास क्यों नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्या कार्रवाई चल रही जो भी है। तो आर्टिकल 86 में दो बातें याद रखनी है आपको, एक तो राष्ट्रपति इसमें अभिभाषण देगा और एक इसमें राष्ट्रपति को संदेश भेजने का अधिकार है किसी भी मैटर को लेकर के। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान कर लेनी चाहिए यहीं पे, यहाँ तो है अभिभाषण, मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 87, वहां आपको ध्यान रखना है विशेष अभिभाषण, कि किसी विशेष मुद्दे को लेकर के, किसी विशेष चर्चा को लेकर के राष्ट्रपति जो है विशेष रूप से अभिभाषित या विशेष रूप से संसद को संबोधित कर सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात, आर्टिकल 85 में आपने क्या पढ़ा? आर्टिकल 85 के अंदर आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है, राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है, संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। आर्टिकल 86 में आपने पढ़ा, जब संसद के सत्र को बुला लिया है, ठीक है, अधिवेशन बुला लिया है, अधिवेशन बुलाने के बाद में उसको संबोधित कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं अभिभाषण। दूसरी बात, राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज। आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को संसद को विशेष रूप से संबोधित करने का अधिकार, अर्थात विशेष प्रकार का अभिभाषण राष्ट्रपति जो है वो दे सकता है, विशेष रूप से संबोधित कर सकता है। तो ये विशेष अभिभाषण की बात क्लियर हुई। एक दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि अनिवार्य रूप से, मेरे शब्दों पे गौर करना है आपको, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से, कंपलसरी रूप से क्या करेगा? संसद के सत्र को बुलाएगा, लोकसभा के सत्र को बुलाएगा। कि मान के चलो लोकसभा में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा, फर्स्ट जो सेशन होगा, पहले सत्र को कौन संबोधित करेगा? उसको अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति ही संबोधित करेगा। एक तो बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, हर वर्ष, प्रति वर्ष पहले सत्र को, उसको भी संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति ही संबोधित करेगा। बात समझ पाए? आर्टिकल 87 में क्या लिखा हुआ है? पहली बात ये याद रखनी है कि वो संसद को विशेष रूप से क्या करेगा? संबोधित करेगा। दूसरी बात, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव के बाद में जो पहला सत्र होगा, जैसे चुनाव हुआ, सरकार बनी, जब पहला सत्र होगा उसको अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति ही संबोधित करेगा। और प्रति वर्ष किसको संबोधित करेगा? अनिवार्य रूप से पहले सत्र को। और हमें ये भी पता होना चाहिए, अमूमन पहला जो सत्र होता है वो आपका होता है बजट सत्र। बात समझ आ गई? पहला जो सत्र होता है वो कौन सा होता है? वो बजट सत्र होता है आपका। चलिए मैं थोड़ा सत्र के बारे में बता देता हूँ। जो आर्टिकल 85 है, 85 में सत्रों के बारे में कि संसद के सत्र 3 प्रकार के होंगे। पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र, दूसरा जो सत्र होता है वो होता है मानसून सत्र, और एक सत्र आपका होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है वो अमूमन फ़ैब से लेकर के आपका मई तक चलता है, और ये 2 चरणों में चलता है।
हालांकि हम जब बजट पढ़ेंगे आगे उस समय चर्चा करेंगे इस बात के बारे में। और जो मानसून सत्र है वो आपका चल जाएगा जुलाई अगस्त महीने में, और ये केवल दिसंबर में चलेगा शीतकालीन सत्र। तो सबसे छोटा सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र है। आर्टिकल 85 में संसद के सत्रों का जिक्र किया हुआ है। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब देखिए बजट सत्र, आपको पता होना चाहिए बजट का मतलब पैसे के मामला चल रहा है। और आपको पता है कि वित्तीय वर्ष मार्च से प्रारंभ होता है, तो फरवरी माह से लेकर के मई माह तक बजट सत्र चलता है। ये 2 चरणों में चलता है कि पहले चलेगा कुछ टाइम के लिए, बीच में 20 से 25 दिन का गैप दिया जाएगा, दोबारा से फिर बजट के ऊपर चर्चा की जाएगी, बजट वाला सत्र रहेगा। अर्थात 2 चरणों में चलने वाला एकमात्र सत्र कौन सा है? बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र। मानसून सत्र जो है अमूमन तौर से जुलाई अगस्त के महीने में होता है। शीतकालीन सत्र दिसंबर में ही शुरू होता है, दिसंबर में ही खत्म हो जाता है अधिकांशतः। तो सबसे छोटा सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? बजट सत्र। 2 चरणों में संपन्न होने वाला सत्र कौन सा है? बजट सत्र। ये बात समझ में आई आपको? और संसद के सत्रों का जिक्र कहाँ है? आर्टिकल 85 के अंतर्गत। तो ये सारी राष्ट्रपति की ही पावर हैं। आर्टिकल 87 में आपको समझ में आया होगा कि बजट सत्र को कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा का जब भी चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद भी जो भी पहला सत्र होगा, भी जरूरी नहीं कि पहला सत्र बजट सत्र ही हो सकता है शीतकालीन सत्र हो सकता है मानसून सत्र हो। जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद में सरकार बनी और पहला जब सत्र होगा, जो भी सत्र हो लोकसभा के चुनाव के बाद में, तो पहले सत्र को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करेगा। ये आर्टिकल 87 में ये बात लिखी हुई है, ये विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक है, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 में ये लिखा हुआ है कि जो संसद के सदस्य होंगे उनको शपथ दिलाने की बात। जो संसद के सदस्य को हम बोलते हैं सांसद, और सांसदों की शपथ का उल्लेख है। देखो, सांसदों की जो शपथ है, वैसे जितने भी जो पदाधिकारी होते हैं, सांसद हो, लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उन सब की शपथ का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुसूची 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुसूची 3 के तहत, और या फिर यहाँ आर्टिकल 99 में भी सेम बात लिखी हुई है, सांसदों को शपथ दिलाएगा। शपथ भी कौन दिलाएगा? वो राष्ट्रपति दिलाएगा। अब देखो, सांसद टोटल कितने? आप कहोगे कि 545 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के, टोटल हो गए 790। 790 सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? अगर एक सदस्य भी मान के चलो 10 मिनट ले रहे शपथ में, ठीक है, तो सोचो कितना समय बर्बाद होगा। राष्ट्रपति के पास तो बहुत सारे काम हैं। तो राष्ट्रपति क्या काम करता है? अपना एक प्रतिनिधि चुनता है वो शपथ दिलाने के लिए, और इस प्रतिनिधि को हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति क्या करता है कि भाई 7 से 90 सदस्यों को अगर मैं शपथ दिलाऊंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा समय जो है वो खराब होगा, तो मैं किसी एक सदस्य को, ऐसा सदस्य जो काफ़ी वरिष्ठ हो, जो सीनियर हो, जिसको विधि की जानकारी हो, संसद में कई बार से चुन करके आया हुआ सांसद हो, जो लगातार 2-3 बार चुनाव जीत चुका हो, कहने का मतलब जिसको संसद के अंदर की जो क्रियाविधि हैं उनके बारे में नॉलेज हो, राष्ट्रपति उसको अस्थायी तौर पर एक प्रकार का लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, वो परमानेंट स्पीकर नहीं है, उसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। इसका मतलब काम चलाने वाला स्पीकर। जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करता है। ठीक है, और ये प्रोटेम स्पीकर जो है वो बाकी के सदस्यों को शपथ दिलाएगा। बात समझ में आई आपकी? आर्टिकल 99 के तहत संसद के जितने भी सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने की जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति का है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? स्वयं नहीं करता। राष्ट्रपति अपने किसी एक बंदे को चुनता है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, और जो प्रोटेम स्पीकर है वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बतानी आपको भूल गया, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि आर्टिकल 85 के तहत कि संसद के जो सत्र हैं, सत्र को बुलाना, अधिवेशन बुलाना, या फिर क्या करना, सत्रावसान करना, ये सारी जो पावर हैं वो प्रेसिडेंट की हैं, राष्ट्रपति की हैं। लेकिन इसमें ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि वो सत्र को स्थगित नहीं कर सकता।
सत्र को वो स्थगित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास में ये पावर हरगिज नहीं है कि वो स्थगित करे, स्थगित करने का अधिकार नहीं है। स्थगित मतलब पोस्टपोन करना, पोस्टपोन नहीं कर सकता राष्ट्रपति सत्र को। पोस्टपोन कौन करेगा? अगर लोकसभा की कार्रवाई चल रही है तो लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है तो राज्यसभा का अध्यक्ष उस कार्रवाई को पोस्टपोन करेगा। समझ पाए बात को? पोस्टपोन करने का अधिकार नहीं है। वो सत्र को बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की ये पावर नहीं है। तो आप कहोगे करेगा कौन? तो उसका या तो लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में अगर कार्रवाई चल रही है तो राज्यसभा का कौन करेगा? सभापति। लेकिन राष्ट्रपति को स्थगित करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है या राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए, संसद के अधिवेशन को बुलाना। ऑप्शन बी, संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। ऑप्शन सी, लोकसभा को विघटित करना। ऑप्शन डी, लोकसभा के या राज्यसभा के सत्र को स्थगित करना। ऑप्शन डी रहेगा कि ऑप्शन डी, संबंधित सदन के अध्यक्ष को या सभापति को यह अधिकार है कि वो उस कार्रवाई को पोस्टपोन कर दे। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। ये एक विशेष बात थी, मैं बताना भूल गया था, आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करना। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है। अध्यादेश को क्या करना? जारी करना। ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब है, मान के चलो संसद के कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, ना तो लोकसभा में कोई सत्र चल रहा है, ना राज्यसभा में कोई सत्र चल रहा है, और कोई इमरजेंसी कंडीशन में अचानक से सरकार को किसी कानून को पास करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोकसभा में लेके जाएंगे या लोकसभा के सत्र चलने का इंतजार करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हमें आनन फानन तुरंत हमें कोई कानून बनाना है, लेकिन कानून बनाए कैसे? क्योंकि संसद की बैठक तो चल ही नहीं रही है, ना लोकसभा की ना राज्यसभा की। कानून ऐसे बनता है, पहले लोकसभा में पास होगा बिल, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि सरकार अगर कहे तो आर्टिकल 123 के तहत संसद का बेशक कोई सत्र नहीं चल रहा हो, कोई इमरजेंसी कंडीशन में कोई कानून बनाना पड़े तो राष्ट्रपति अध्यादेश बना सकता है, एक टेम्परेरी तौर पर कानून बना सकता है। और इस अध्यादेश की जो अवधि होती है वो होती है 6 सप्ताह की अवधि। 6 सप्ताह तक के लिए वो जो है वैलिड होता है। तो ये भी राष्ट्रपति के पास में एक विशेष शक्ति है। सरकार के कहने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। ये बात समझ भाई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद बचता है, अनुच्छेद 111। ये आर्टिकल 111 क्या कहता है? एक्चुअल में ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। मान के चलो कोई बिल आया, कोई नया कानून हम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें पहले विधेयक लाना पड़ेगा, लिखित में दस्तावेज पेश करना पड़ेगा। तो वो दस्तावेज, मैं प्रक्रिया समझाता हूँ। वो दस्तावेज पहले सपोज करो लोकसभा में गया, लोकसभा से वो क्या हो गया, लोकसभा से उसको कर दिया गया पास। अब वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में उसके ऊपर चर्चा चली, राज्यसभा से भी वो क्या हो गया, पास हो गया। अब वो लास्ट में जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति उसके उस बिल को लेकर के क्या कर सकता है, इसके बारे में बताना चाह रहा हूं आपको। राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, इसकी 3 चीजें हो सकती हैं इस आर्टिकल के तहत। हो सकता है राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे, अर्थात वो हस्ताक्षर कर दे, ठीक है, हस्ताक्षर वो कर दे। या फिर हो सकता है वो हस्ताक्षर ना करे या स्वीकृति ना दे, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि वो उस बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। मतलब समझना, कोई बिल आया, लोकसभा में उस बिल के ऊपर चर्चा हुई, कोई नया कानून बनाने हम जा रहे हैं, तो उस कानून को लिखित रूप से हम कानून को लेके आए, ठीक है, लोकसभा में चर्चा हुई, सभी ने अपने अपने विचार दिए,
उसमें फेरबदल करने का प्रयास किया गया, जो भी कुछ चर्चा हुई सारी हुई, कुल मिलाकर के लोकसभा से पास हो गया। फिर वो बिल गया राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद में क्या हुआ, राज्यसभा में भी उसके ऊपर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में उसको राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। अब वो बिल राष्ट्रपति के पास में जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन कर दिए तो वो बिल कानून बन जाएगा, अगर नहीं किए तो मामला पेंडिंग चला गया। तो राष्ट्रपति साइन कर भी सकता है, राष्ट्रपति साइन नहीं भी कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस बिल में कुछ खामियां हैं, इस बिल के ऊपर आप वापस से पुनर्विचार करो, तो वो पुनर्विचार हेतु वापस से लौटा सकता है। लेकिन कंडीशन आपको ये भी याद होनी चाहिए, मान के चलो राष्ट्रपति ने किसी बिल को, किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाया, वापस से वो कहाँ गया, लोकसभा में, फिर लोकसभा से कहाँ गया, राज्यसभा में, और राज्यसभा ने इन दोनों ने वापस से उसको कहाँ भेज दिया, राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति को उसके ऊपर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। अर्थात पुनर्विचार हेतु लौटाने के बाद में अगर वापस से राज्यसभा लोकसभा उस बिल को दोबारा से राष्ट्रपति के पास में भेजती है, राज्यसभा लोकसभा कहती है कि हमने चर्चा कर ली है, हमने इसकी खामियों को देख लिया है, आप साइन कीजिए, तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उस पर साइन करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्य है, उसको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आई। एक अनुच्छेद और आपको बताना जा रहा हूं मैं, अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 का मतलब है, इसमें लिखा हुआ है सांसदों की अयोग्यताओं का निर्णय कौन करेगा, कि कौन सा सांसद जो है वो योग्य है संसद में आने के लिए और कौन सांसद योग्य नहीं है। ये निर्णय भी राष्ट्रपति ही देगा। लेकिन राष्ट्रपति कैसे देगा, राष्ट्रपति इसके लिए चुनाव आयोग से सलाह मशवरा करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा इसके लिए, चुनाव आयोग से सलाह मशवरा। ठीक है, चुनाव आयोग की सलाह पर। बात समझ आई भाई। सांसद, लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के सांसद हों, कौन सांसद योग्य है, कौन सांसद योग्य नहीं है। हो सकता है कुछ गलत तरीके से जीत के आए हों, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, चुनाव आयोग से मशवरा करेगा, सलाह मशवरा करके उसको अयोग्य ठहराएगा। तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार से सारी जो हैं बातें हैं वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। बात समझ में आई आपको।